बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज जो मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा था वो है जी माइंड सेट। क्योंकि दोस्त भी आपस में बैठे हुए थे, इसमें दो तीन टॉपिक है कि माइंड सेट है और एक जो है इज़्ज़त है और तीसरी जो टॉपिक है वो ईगो है। इंशाल्लाह इन तीनों को मैं मिक्स करके करूँगा। पहले आता हूँ माइंड सेट के ऊपर। ये जी माइंड सेट क्या है? माइंड सेट जी ये दो लफ्ज़ हैं, अगर आप इसको समझना चाहें। एक होता है माइंड और एक होता है सेट। माइंड जी मतलब इसका मतलब होता है, माइंड का मतलब होता है सोच, और सेट का मतलब होता है ऐसा काम जो पहले हो चुका है। इन दोनों के मजमूए का नाम है माइंड सेट। अच्छा जी, अब ये बनता कैसे है? फिर सवाल आ गया। ये बनता तीन चीज़ों से है। नंबर एक, आपकी थॉट यानी आपकी सोच। दूसरा, आपका बिलीफ, यकीन। अच्छा, बिलीफ बोलते हैं तो ये रिलीजन वाली साइड, ये मज़हब वाली साइड मुड़ जाती है। ये वो वाला बिलीव नहीं है। ये बिलीव और भी बहुत सारे बिलीव है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे जेब में पैसे पड़े हैं तो मुझे यकीन है ये गिरेंगे नहीं, ये भी एक बिलीव आप कह सकते हैं। अब मैं कहूँ कि जी मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे यकीन है कि महीने के आखिर में मुझे पैसे मिलेंगे, ये भी एक यकीन है। यानी यकीन सिर्फ मज़हब वाला ही नहीं है, और भी है। जैसे मैं कहता हूँ मैं मेहनत करूँगा तो मुझे यकीन है मैं कामयाब हो जाऊँगा, ये भी एक यकीन है। फिर अच्छा जी, यकीन आ जाता है और उसके बाद आ जाए पास्ट एक्सपीरियंस, यानी माजी के जो तजर्बात आपसे गुजरे हैं। ठीक है, मैं आप दोबारा समझाता हूँ। नंबर एक, आपकी सोच। नंबर दो, आपका यकीन। और नंबर तीन, माजी के तजर्बात। ठीक है ना जी, इन तीनों के मजमूए का नाम क्या है? ये जी है माइंड सेट है। जैसे मैं अब छोटी छोटी आपको मिसालें दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए माइंड सेट होता क्या है। अब जैसे हमारे यहाँ, ये मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, हमारे यहाँ एक माइंड सेट है, यहाँ पे भी एक, यूके में भी एक माइंड सेट है। यहाँ पे माइंड सेट क्या है कि जी यहाँ पे लोगों से मैं मिला हूँ तो मैंने देखा है जिस शख्स में बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा उसका करेक्टर बहुत अच्छा है, बड़ा मेहनती आदमी है, बड़ा उसमें वेल डिसिप्लिन है, बड़ा कामयाब है, बड़ी उसमें खूबियाँ हैं, वो शो ऑफ नहीं करता। ये एक माइंड सेट है, यहाँ पे यूके में एक बना हुआ है। जिस वक्त भी आपको मिलेंगे तो वो आपको शो ऑफ नहीं करेगा, क्वालिटीज़ बहुत हैं और शो ऑफ ज़ीरो है। ठीक है ना जी, तो ये एक माइंड सेट है। जो काम होता होगा वो आपको बोलेगा जी हो सकता है, जो काम नहीं होता वो आपको अच्छे तरीके से मुआजरत कर देगा, जी आप हमारे पास आए हैं तो ये काम नहीं हो सकता, लिहाजा जी मौजरत। ये मतलब एक माइंड सेट है। पाकिस्तान में माइंड सेट क्या है? यही माइंड सेट को उठा के पाकिस्तान में ले जाए तो पाकिस्तान में जो बंदा सच्चा है, सिंपल है, सही को सही बोलता है, गलत को गलत बोलता है और सीधी बात करता है, अगर मैं सादा जुबान में कहूँ तो दरवेश तबीयत का आदमी है, तो हमारा माइंड सेट क्या है कि जी ये बंदा बेवकूफ़ भी है, ये बंदा पागल भी है, इस बंदे को अच्छाई और बुराई की समझ नहीं है। यानी ये हमारा माइंड सेट है। फिर अच्छा जी, हमारे यहाँ एक और माइंड सेट है, मैं समझाने के लिए ये सारी बातें कर रहा हूँ। एक और माइंड सेट है जी, जैसे मिसाल, बड़ा कॉमन सा माइंड सेट है, ये कोई इतना ही नहीं है कि जी एक माइंड सेट है कि जी पैसे वालों की बड़ी इज्जत है। ये एक माइंड सेट है जी। मैं बड़े आम से ये सुना है जी, बंदे के पास पैसा हो तो लोग बड़ी इज्जत करते हैं। अच्छा जी, ये माइंड सेट हालांकि इसका हकीकत में ताल्लुक नहीं है, ये नजब बलागा में ये कोटेड है। नजब बलागा में ये कोटेड है कि मौला अली से किसी ने पूछा है, मौला अली इज़्ज़त किस चीज़ में है? इज़्ज़त किस चीज़ में है? आप फरमाते हैं लोग ये समझते हैं, लोग ये समझते हैं कि इज़्ज़त पैसे में है, जबकि मेरे अल्लाह ने जो इज़्ज़त रखी है वो खिदमत में है। ठीक है ना जी, हकीकत ये है। आप माइंड सेट क्या है कुछ और है, लेकिन हकीकत क्या है? आप फरमाते हैं कि लोग ये समझते हैं कि इज़्ज़त पैसे में है, जबकि मेरे अल्लाह ने जो खिदमत रखी है, सॉरी, जो इज़्ज़त रखी है वो खिदमत में रखी है। फिर मौला अली से किसी ने दूसरा सवाल, उसी क्यों कोटेशन में पूरा ये काउंट हुआ है, ये नजब बलागा में है, वो आप मौला अली की किताब है। फिर आपसे किसी ने पूछा है मौला अली दुनिया में सबसे बहादुर शख्स कौन कौन है? आप फरमाते हैं दुनिया का सबसे बहादुर शख्स जो है वो है जिसमें जितनी ज़्यादा बर्दाश्त है तो वो उतना बहादुर शख्स है। अच्छा जी, फिर आपसे किसी ने पूछा है मौला अली कि दुनिया का सबसे कीमती इंसान कौन है, मतलब है कौन शख्स है वो जो कीमती है? तो आप फरमाते हैं कि जी दुनिया का सबसे कीमती इंसान वो है जिस पर जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, जिसने जितनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई हुई है, जितना रिस्पॉन्सिबल, जिसको इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं, जिम्मेदार है, तो उतना ज़्यादा जो है ना जी कि उसकी जो है ना क्या कहते हैं वो कीमती इंसान है। ठीक है ना, जितना लोगों के जो है ना कीमती है। अच्छा, हमारे यहाँ जी मैं अभी देख भी रहा था कि देखिए हमारे यहाँ पहला तो ये था, मैंने आपको माइंड सेट के बारे में बताया। फिर दूसरा जो कंसेप्ट था जी वो ईगो है। मतलब है ईगो, अगर मैं दूसरा सवाल पे आ रहा हूँ अब, ईगो क्या है? ईगो जी दर हकीकत अगर इसको मैं समझाने की जी करूँ तो ये एक अना है। अगर उर्दू में इसका वर्ड यूज़ करें तो ये अना है।
अना क्या है, यानी तकबर है, गुरूर है। बस बंदे में ईगो होती है, उसको खुद भी नहीं पता चल रहा होता कि मुझे तो ईगो मैनेज कर रही है। इंसान को पता नहीं चल रहा, क्योंकि ईगो की बहुत सारी किस्में भी हैं माइंडसेट में। अच्छा मैं सॉरी एक चीज़ और भी भूल गया हूँ, दो किस्म के माइंडसेट है, एक है फिक्स माइंडसेट है, एक ग्रोथ माइंडसेट है। फिक्स माइंडसेट जो है ना वो तो फिक्स होता है जी, अब वो इदाद से ये चलता आ रहा है, ऐसे ही चलेगा, वो चेंज नहीं होता। वो उसकी वजह क्या है, ये मैं क्यों। और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट है, ग्रोथ माइंडसेट में ये होता है कि वो तब्दील हो सकता है, वो तब्दील, वो सोचने का अंदाज अलग है। फिक्स माइंडसेट क्यों तब्दील नहीं होता, ये इसमें ईगो होती है। ईगो पे अब आता हूँ। ईगो जो है वो दर हकीकत एक अना है। अगर इसकी आप डेफिनेशन करें तो ये है क्या, इसको बोलते हैं अना। अना क्या है, तकबर है, खरूर है। ये ईगो बहुत सारी चीज़ें को मतलब है। ईगो को अगर मैं किसी तरीके से इसकी वजाहत करूँ तो ईगो दर हकीकत एक गलतफहमी है। आप कह सकते हैं एक ऐसी गलतफहमी जिसको पालने के बाद आपकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है ना जी, ये एक इंसान को एक ऐसी, ये भी एक माइंड की, ये एक दिमाग की एक स्टेट का नाम है ईगो। यानी दिमाग की एक सोच का नाम क्या है, ईगो है। अब अच्छा जी मैं आता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, मैं आपको बताऊंगा कि ये ईगो क्या है। अब देखें हमारे यहाँ इसका कतई ताल्लुक किसी, आप कह सकते हैं सीट के साथ नहीं है, किसी ओहदे के साथ नहीं है, किसी पैसे के साथ नहीं है। ये बड़े बड़े पैसे वाले सारी हालत तो नहीं है, बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये एक माइंड, एक दिमाग की एक स्टेट का नाम ईगो है। ठीक है ना जी, ये बड़े बड़े पैसे वाले लोग देखते हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बाज दफ़ा ये होता है जी कि बाज लोगों को एक ईगो हो जाती है। ईगो क्या है जी, उसको लगता है कि अल्लाह का अर्श है, अर्श के 1 इंच के फासले पे जो है ना कांस्टेबल जो है वो जो है ना उसकी सीट है, जो उसको बचपन में एक ओहदा मिला है, और ये ओहदा जो है ता क़यामत तक रहेगा। ठीक है ना जी, वो उसकी सोच है, हालांकि ये हकीकत में इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये उसको लग रहा होता है कि जी ये जो है ना मुझे वो अर्श के बाद जो अल्लाह के बाद जो दूसरी ताकत है ये कांस्टेबल है। हालांकि मैं मिसाल देने के लिए बड़े अच्छे अच्छे लोग भी है यार कांस्टेबल में भी मुख्तलिफ। फिर कोई बैठा हुआ है जी, वो बोलता है जी मैं जैसे एक्सियन हूँ या मैं एस टी हूँ, कोई भी पेशा है जी, मुझे लग रहा है कि ये जो जो है ना अल्लाह के अर्श के बाद दूसरा जो ओहदा है वो मेरे पास है। हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। देखिए जी, इस दुनिया में जितने ओहदे हैं, जितने पैसे हैं, जितने इंसान की जो है ना, जितने अल्लाह ने किसी को कोई सीट दी हुई है, किसी को पैसा दिया है, किसी को शोहरत दी है, किसी को हुस्न दिया है, ये सब कुछ टेम्परेरी है। ठीक है ना, ये आर्जी है। इंसान को ऐसे लग रहा होता है कि जी मैं परमानेंट इसी सीट पे, क्योंकि उस सीट पे बैठता है तो उसको लग रहा होता है कि जी जो है ना ये सीट परमानेंट मुझे अल्लाह की तरफ से मिली हुई है, ये परमानेंट रहेगी। हालांकि ऐसे नहीं होता। और अच्छा हमारे यहाँ इज़्ज़त क्या है, पाकिस्तान में इज़्ज़त का कंसेप्ट क्या है, मैं उसके ऊपर आता हूँ। आपको मैंने नजब लाका की कोटेशन अभी बताई है कि मौला अली फरमाते हैं कि इज़्ज़त जो है ना, अल्लाह ने जो इज़्ज़त रखी है वो खिदमत में रखी है। हमारे यहाँ जो इज़्ज़त है, क्या ये भी इज़्ज़त है? मैं तो इसको समझता हूँ ये इज़्ज़त है ही नहीं है जी, सही आपको बात बताऊँ। ये मैं सोचता रहा हूँ कि फिर ये क्या है। जैसे लोग, बड़े लोग आते हैं जी, बड़े लोग आगे पीछे हो रहे होते हैं, तो असल में जैसे एक बंदा है, एक बंदे के पास कोई कुर्सी है, मिसाल के तौर पे कोई कुर्सी है, मैं मिसाल देने के लिए, समझाने के लिए, एक बंदा है जी वो जर्नल है, मैं कह देता हूँ आर्मी का जर्नल है या कर्नल है। ठीक है ना जी, तो बड़े लोग उसके इर्द गिर्द दौड़ रहे होते हैं, तो क्या ये भी इज़्ज़त है? यार ये इज़्ज़त नहीं है, मैं इसको मफाद परस्ती इसको कह सकता हूँ। ठीक है ना जी, ये मफाद परस्ती है। इसको अगर सेकंड वर्ड यूज़ करूँ तो ये हयादारी है, हयादारी इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो इज़्ज़त है, जैसे मैं अब इस सीट पे बैठा हूँ तो इस सीट की एक इज़्ज़त है। ठीक है ना जी, तो जो ही मेरे पास ये सीट गई तो हीरो से आप ज़ीरो बन गए। ठीक है ना जी, तो ये हमारे यहाँ मतलब है एक बड़ा मतलब है गलत कंसेप्ट है कि हम लोग समझते हैं कि आप देखें बड़े बड़े ईगो वाले लोग जिनके हैं, मैं उनको खुद ही अपनी तरफ से कहता हूँ यार ये देखिए इंसान की आंख का कितना बड़ा धोखा है कि उसको लग रहा होता है कि यार मैं सीट पे बैठा हूँ तो ये परमानेंट मेरे पास सीट है। तो लोग जी जो आपके पास इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, ये दरअसल इज़्ज़त नहीं है। इज़्ज़त याद रखें कि इंसान की हमेशा जो है ना, इंसान की करैक्टर की इज़्ज़त होती है। लोग यहाँ पे बड़े आए, आप जाएँ किसी बड़े से समझाने के लिए कह रहा हूँ, वैसे किसी पुराने से शहर में जाएं, लाहौर में जाएं, पेशावर में जाएं, वहाँ पे लाहौर पेशावर कहीं पुराने से आप जाएं जी स्टेशन में, तो वहाँ पे आपको जी पीछे एक बड़ी सी आपको लिस्ट मिलेगी। ठीक है ना जी, तो वो लिस्ट क्या है कि जी आप देखेंगे कोई ऐसे चो थाने का है, तो वो जी करते 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 1947 पे आप चले जाएंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे जी कि जो कोई हिंदू आया था वो कहाँ है, किसी को कुछ भी नहीं पता। यानी वो इंसान देखें चला जाता है, इंसान की जो होती है ना, इंसान की यादें रह जाती हैं, इंसान को कुछ भी देखें, इंसान जो है ना आया है उसने चले जाना है। सीट की हमेशा याद रखना है कि इज्जत उसकी होती है जिसने कुछ डिलीवर किया है।
जिसने कुछ बड़ा काम किया हुआ है। देखें, मज़ा तो तब आए आपके पास सीट ना रहे, तो फिर भी आप जिस वक्त किसी के अपने ऑफिस में वापस आते हैं, तो लोग आपको उठ के मिले और आपको बड़ा प्यार करें। वो एक ही सूरत में हो सकता है कि जिस वक्त इंसान में जो है ना खैर मामूली इंसान हो। तो यार मैंने अपनी ज़िंदगी में जी मैं 20 साल तकरीबन परदेस निकाला है, यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों को मिला हूँ। ये मैंने टॉपिक आज क्यों उठाया है, इसके टॉपिक का बड़ा अहम जो ताल्लुक है हमारी लाइफ के साथ है। तो यहाँ पे जी मैंने बड़ी कौमों से मिला हूँ, बड़े बड़े लोगों से मिला हूँ, बड़ी जो है ना बड़ी कामयाब कौमों से मिलता रहा हूँ, लोग देखें। तो मैंने यार इंसानों को दो हिस्सों में इसको तकसीम किया है। जो मैंने अपनी यार एक इंसानों की जो है ना एक हिस्सा वो है जिसने, एक कौम वो है जिसने अपनी ईगो को मैनेज किया। अब ईगो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, अना को मैनेज किया है। दूसरी वो कौम है जिसने अपनी ईगो को मैनेज नहीं कर सका। ठीक है ना जी। तो आप देखें कि जिस कौम ने ईगो को मैनेज किया है, तो वो कौम मैंने देखा उसकी ज़िंदगी बहुत आसान है। ठीक है ना जी। ये देखें, ये एक ऐसी गलत फहमी है जिससे आपको बड़ा नुकसान हो रहा है। ठीक है ना जी। तो मैंने देखा है कि जिस कौम ने अपनी तकब्बुर को, जो अपनी ईगो है उसको जिसने कंट्रोल किया है ना जी, तो वो कौम बहुत, एक तो उनकी लाइफ बहुत आसान है, दूसरा वो बहुत आगे निकल गए। ठीक है ना जी। तो दूसरी जो मैंने कौम देखी है ईगो है, और इनकी तादाद बड़ी बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है कि ये इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जिनके जहन में ये बैठा हुआ है कि जी बस हम ही हैं और तो कोई है ही नहीं है। ठीक है ना जी। तो ये अब इसकी मैं मिसालें आप देता हूँ कि आगे क्या है। अब देखिए यहाँ पे बड़े बड़े लीडर मैंने देखे हैं। यहाँ पे यूके में आया हूँ, मैंने देखा है कि यहाँ पे बाराक ओबामा को आप उठा लें। बाराक ओबामा सबको पता है यार, वो अभी टीचर है, पढ़ाता है स्कूल में। तो उसकी बेटी जो है वो वेटर है, वो लोगों को सर्व करती है। मतलब वेटर क्या है, होटल में वेटर है। तो यार देखिए बड़े बड़े लीडर, आप टोनी ब्लेयर को उठा के देख लें, 3 बजे तक वो जी असम्बली में है, 3 बजे के बाद वो बैंक में मुलाजमत करता है। ठीक है ना जी। मैं ये इसलिए लेट कर रहा हूँ कि लोगों की जो गलतफहमी पल रही है पाकिस्तान में वो ख़त्म हो, लोगों को पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है, हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। फिर बोरिस जॉनसन को उठा लें। बोरिस जॉनसन जो था वो बार्कले बैंक में काम करता था। अभी जो नया जो हमारा मेयर ऑफ लंदन बना है, वो उसका वालिद जो है वो बस ड्राइवर है। डेनमार्क का वजीर आजम टैक्सी चलाता है यहाँ पे। मुझे यार वहाँ पे समझ नहीं आती, वहाँ पे लोगों को जिस वक्त मैं बोलता हूँ कि वहाँ पे काम करें, वो कहते हैं जी लोग क्या कहेंगे जी, देखें जी लोग जी मैं तो जलील हो जाऊंगा जी। लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ यार, बाराक ओबामा की बेटी से भी आप ऊपर हैं। यहाँ पे वजीर आजम है, एक बंदा जो है वजीर आजम है, जो अभी ऋषि जी बना, ये एक कंपनी में अकाउंट्स की जॉब करता है, 3 बजे तक असम्बली में, 3 बजे के बाद वो मुलाजमत करता है। क्या आप इससे भी ऊपर है? अगर आप ज्यादा ऊंचे हैं तो मैं आपको अपना जो है ना अपना अकाउंट नंबर भेज देता हूँ, मुझे पैसे भेज दिया करें ज्यादा, अगर आपके पास पैसे हैं तो। ठीक है ना। तो यार फिर तकबर किस बात का है? वहाँ पे देखें इंसान को, देखें जी इंसान अपनी दुनिया में, अल्लाह ने जो कौमें बनाई है ना जी, अल्लाह ने जिस कौम ने दुनिया में हुक्मरानी की उसमें कुछ खूबियाँ हैं। बगैर खूबी के तो आप देखें उस सीट पे ठहर नहीं सकते। अब हमारे यहाँ देखें जी, अब इलेक्शन आ रहा है, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ पे मैंने पहले 5 वीडियो लीडरशिप अवेयरनेस के नाम पे बनाई थी। उसमें पार्ट फर्स्ट से लेके पार्ट फर्स्ट 5 तक मैंने आपको पूरा पैटर्न बताया था कि कैसे आप लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है, कैसे ये आपकी ज़िंदगी में कैसे असर पड़ रहा है। तो मैं देख रहा हूँ अभी भी पब्लिक इसी तरह बैठ के वो सुन रही है, नीचे भेड़ बकरियाँ बैठी हुई हैं। ठीक है ना जी। वो जो है ऊपर लीडर, वो इन्वेस्टमेंट, यार मुझे असल में उसकी प्रॉब्लम ये मेरे साथ बनी है कि इस चीज़ का हमारी लाइफ के साथ इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, हर पाकिस्तानी की लाइफ के साथ इसका ताल्लुक है। आप ये समझ लें कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसके बाद आपकी महंगाई होगी। ऑलरेडी पाकिस्तान में इतनी महंगाई है कि आप यकीन करें, मैं अभी भी फ़ोन करके बड़े लोगों से बात करता हूँ तो बड़ा मुझे अफसोस होता है कि 15,000 16,000 में एक बंदे का घर का खर्चा कैसे चल रहा है। मैं तो बड़ा परेशान बन हो गया हूँ। तो आप देखें कि जो है ना इसको कैसे ये चला रहे हैं अपने घर का खर्चा। तो अब इलेक्शन हो रहे हैं, फिर पैसे लग रहे हैं। तो अब मुझे बताएं कि जिस वक्त ये पैसे लगेंगे, ये पैसे तो फिर इन्होंने पूरे करने हैं। तो पब्लिक जी इसके ऊपर कोई भी बिल्कुल स्टॉप हुई हुई है, तो बिल्कुल भी इसके ऊपर बोल नहीं रही, कुछ भी नहीं कर रही। देखें अब होगा क्या, ये जिस तरह इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होंगे उसके बाद पूरे पाकिस्तान से लोग जीतेंगे। मैं एक शहर की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान का यही चक्कर है। शहर से मुख्तलिफ मुल्कों शहरों से आ गया, कोई लाहौर से आ रहा है, कोई कराची से आ रहा है, कोई पेशावर से। ज़ाहिर है आपने कैंडिडेट जो जिताए हैं वो तो असम्बली में आएंगे। अब असम्बली में जिस वक्त आएंगे फिर क्या पता चलेगा जी एक वजीर हेल्थ बन गया है। पाकिस्तान का यही रहा है, ये जी वजीर हेल्थ है, पता चलता है उसकी अपनी हेल्थ भी ठीक नहीं है।
ठीक है ना जी। तो वजीर कानून है, पता चलता है वो खुद पुलिस में मतलूब था, उसको पुलिस ढूंढ रही थी, आपने उसको वजीर कानून बना दिया। वजीर ज़राअत है, वो पता चलता है कभी ज़मीन के पास से भी कभी नहीं गुजरा हुआ, ठीक है ना जी। तो अब मुझे आप ये बात बताएं, ये टीम आपको कैसे इस सिस्टम को, मुझे आप बताएं कि इस मुल्क को बाहर कैसे निकालेगी, ठीक है ना जी। तो अब ये देखिए, ये सिस्टम, आप इस सिस्टम से आप क्या उम्मीद लगा सकते हो, क्यों, वजह क्या है? आप लोगों ने जो, उस लीडर का कसूर नहीं है, आप लोगों ने जो इंतखाब किया है, जो बंदे को जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, वो सेलेक्ट हुआ है जी पुली नाली सड़क की बेस पे, वो सिलेक्ट हुआ है जी मेरी कौम की इज्जत का सवाल है, मेरे इलाके की इज्जत का सवाल पे सिलेक्ट हुआ है। वो सिलेक्ट आपने किया है जी पैसे की बेस पे सिलेक्ट किया है, वो जी मेरी कौम का है, मेरी बरादरी का है, उस बेस पे सिलेक्ट हुआ है। अब आगे गया है, अब आगे तो जी, क्योंकि वो तो पूरा एक पूरा सिस्टम है जिसमें आपने हेल्थ मिनिस्टर बनाना है, जिसने कोई एजुकेशन, सबसे बड़ा इस वक्त माशियत का प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, गुर्बत उस लेवल पे है कि जिस पे अल्लाह के नबी ने भी पनाह मांगी है, ठीक है ना जी, कि अल्लाह के नबी ने भी इसके ऊपर हाथ जोड़े हैं कि अल्लाह, इस गुर्बत से अल्लाह ने भी पनाह मांगी है। तो अब मुझे आप बताएं, ये टीम जो आप सिलेक्ट करके भेज रहे हो पाकिस्तान में, लोग भेड़ बकरियों की तरह नीचे बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि वो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं उनमें, आप लोगों में इनिशिएटिव नहीं है बात करने का, आप लोगों में दम नहीं है, आप लोगों में हुक्मरानी कर कैसे सकते हो, आप में है ही नहीं है, दम ही नहीं है आप में। फिर क्या होता है, ये हालात की खराब, फिर ये लोग यहाँ पे असम्बली में आप आएंगे, अब वजीर हेल्थ साहब की अपनी हेल्थ खराब हुई है, वो आपकी हेल्थ का क्या वो कर सकते हो? वजीर ज़राअत है, वो ज़मीन से कभी नहीं, वजीर कानून है, उसको पता चलता है कानून में वो मतलूब है, वजीर दफा सोया हुआ है, उसको होश किस वक्त आती है उसको खुद भी नहीं पता, उसको भी उठा। अब मुझे आप बताएं कि असल में यार, ये मैंने ऐनक ये पास पकड़ी हुई है, ये पता क्या है, ये मैंने आपको समझाने के लिए, ये आपका एक फिल्टर जो लगा हुआ है ना, जिस तरह ये ऐनक है, मैं अब इसको अपनी आंखों में पहन लूँ ना, तो ये ऐनक का रंग अगर काला है ना, तो बाहर रोशनी कितनी ज्यादा हो ना, तो मुझे ये रंग काला ही नजर आएगा। क्यों काला नजर आएगा? क्योंकि मैंने ऐनक जो है ना गलत पहनी। इसी तरह आपका जो सिस्टम है, जो आप लोग फिल्टर कर रहे हो, जो फिल्टर करके लीडर को भेज रहे हो, वो जो है फिल्टर जो है वो बड़ा गलत है, आप लोगों का फिल्टर ही गलत है। तो मैं जी इसीलिए मैं इसके ऊपर बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद जो है ना पाकिस्तान का क्या हालात होने वाले हैं। तो आप जो है ना देखें, अल्लाह ने जितनी भी, अल्लाह को तकब्बुर नहीं पसंद, और इसमें इंसान का फ़ायदा है। मैं आपको बताऊं, अल्लाह को कोई भी फ़ायदा इससे नहीं हो रहा कि आप में ईगो होगी तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, एक और मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे अल्लाह ने, देखें, मुझे एक गोरे ने, एक ने पूछा था, यार मैं चिकन लेने के लिए गया हूँ, मुर्ग लेने के लिए गया हूँ, तो उसने मुझे, मैंने उसको बोला ये हलाल है कि हराम है? तो उसने बोला यार ये हलाल हराम क्या होता है? मैंने उसको समझाया, यार हमारे यहाँ ये होता है मज़हब में कि आप उसको ज़बह करें, ज़बह करके उसके ऊपर तकबीर हम पढ़ते हैं, और उसके बाद वो गोश्त जो है ना वो हलाल को हो जाता है। बोलता है यार तो इस तरह मार दो तो क्या हो जाता है, उसी गोश्त को खा लो। मैंने कहा नहीं, जो है ना उसमें जो है ना हमारे यहाँ ये जो है ना हलाल नहीं है। तो बोलता है यार ये क्यों? मैंने कहा यार इसमें से खून निकल जाता है, ये जो जानवर की जो मैंने कहा वैसे तो ये अकीदत है इसकी, मैं तो नहीं कह सकता, ये तो अकीदत है। बोलता है नहीं फिर भी क्यों? मैंने कहा यार इससे खून निकल जाता है, वो जानवर को जो बीमारियाँ होती हैं तो वो नहीं होती हैं। बहरहाल अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है तो हम अपनी अकीदत पे कायम है। उसने बोला यार आप सांप क्यों नहीं खाते, तो उसको भी ज़बह करके खा लो। और मैंने कहा नहीं वो हमारे यहाँ हलाल नहीं है। बहरहाल जी ये मैंने अपना एक ज़ाती एक तजर्बा आपको शेयर कर रहा हूँ कि आप देखें कि मैं सोचता रहा हूँ, बाद में मैं सोचता रहा हूँ कि यार ये इस बंदे ने क्यों ऐसे। फिर उसने बोला कि यार मैंने उससे पूछा है आपने सांप का कभी गोश्त खाया है? बोलते हैं हाँ खाया है जी। मैंने कहा कैसा लगा? बोलता है बिल्कुल मछली की तरह, खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सांप का गोश्त क्यों हराम है और ये बकरी का गोश्त क्यों हलाल है, मतलब मच्छी का गोश्त क्यों हलाल है? मैं सोचता रहा हूँ, उसने वो तो बात करके चला गया। ये मैं अपना एक ज़ाती एक तजर्बा बता रहा हूँ। मैं सोचता रहा हूँ कि अल्लाह ने तो हर काम में इंसान की बेहतरी रखी है, तो इसमें क्या बेहतरी हो सकती है। मैं जी ये अपना ज़ाती एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्या पता आप लोग इसमें आप माने तब भी ठीक, नहीं माने तो इसमें कोई मज़हब की बात नहीं है या किताब की बात नहीं है। मैंने चेक किया है जी कि जिस जानवर की जो है ना खूबियाँ, खामियां कह सकते हैं, खूबियां, जिस जानवर की खूबियां अल्लाह को पसंद नहीं है ना जी, उस जानवर का गोश्त भी अल्लाह ने हराम कर दिया। मुझे आप बताएं, अल्लाह की ज़रा मंशा को आप समझें, अल्लाह के सिस्टम को आप समझें कि ये जो है ना अल्लाह ने उसको हराम क्यों किया। सांप को क्यों हराम किया? सांप को इसलिए हराम किया है कि सांप की एक खसलत है। खसलत क्या है? आप उसको दूध पिलाएं, जो मर्जी पिलाएं, आखिर में उसने डसना है, ये उसकी फितरत में है। शेर को क्यों अल्लाह ने हराम किया, क्यों उसका गोश्त हराम है? क्योंकि शेर को आप जितना मर्जी खिलाएं, जिस वक्त भूख उसको लगेगी पहले जो है ना वो अपने मालिक को खाएगा, ठीक है ना जी। बकरी का गोश्त क्यों वो है? बकरी का गोश्त हलाल इसलिए है कि क्योंकि उसमें जो है ना हम्बल है, वो आजिज़ है।
नरमी है, उसकी ईगो नहीं है। मैं अगर आपको सादा ज़ुबान में समझाऊँ, उसमें ईगो नहीं है, उसमें तकब्बुर नहीं है। तो फिर यार जिस जानवर का अल्लाह ने गोश्त हराम किया है और जिस जानवर का अल्लाह ने गोश्त हलाल किया है, इसमें अल्लाह की भी मंशा का पता चल जाता है। अल्लाह ने दुनिया में हुक्मरानी उसको दी है कि जिस शख्स में कोई खूबियाँ हैं, आप लोगों में खूबी कोई है नहीं है, मेहनत आप लोग नहीं करते, आपके लीडर आपको, मैं अब आपको क्या बताऊँ, मैं किसी शख्स के खिलाफ नहीं हूँ, मैं हमेशा से इस पैटर्न के खिलाफ रहा हूँ। तो यार ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक को, मैं आपको एक और बात भी समझाऊँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत ख्वाब, बीच में एक लड़के का मैसेज आया जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं फलां, मैं अपने ख्वाब में कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं कर रहा। ख्वाब बड़ा देखो, स्टार्ट छोटा लो। बड़ा ख्वाब आप देखोगे तो जो है ना, आप जो है ना ख्वाब बड़ा देखो, स्टार्ट उसका छोटा लो। जैसे मैं अब आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक जो है टोनी रॉबिन्स की मिसाल दे देता हूँ, चलें आपको समझाने के लिए। टोनी रॉबिन्स जो था, ये 4 आपके प्रेसिडेंट जो अमेरिका के गुजरे उनका टीचर है वो, ठीक है ना जी। 400 सीईओ का वो टीचर है, दुनिया के जो 400 अमीर आदमी है उनका वो सीईओ है। उसकी कहानी ये है, उसकी जो वालदा थी उसने एक पहले शादी की है, उसको डाइवोर्स हुई है, फिर उसने दूसरी की है, फिर डाइवोर्स हुई है, फिर तीसरी की है उसने, फिर डाइवोर्स, फिर चौथी उसने शादी की है, फिर उसको डाइवोर्स हुई, आखिर में वो ड्रग के नशे पे लग गई थी, ठीक है ना। वो अपने आप को इंजेक्शन लगाती थी, ड्रग वो पीती थी, उसने वो सिगरेट पीती थी, फिर उसके जिस्म पे लगाती थी। टोनी रॉबिन्स की कहानी ये, वो एक ईंटों की उसमें भट्टी में काम करता था, ठीक है ना जी। तो एक दिन मैं वो अनलिमिटेड पावर उसकी किताब जो थी वो पढ़ रहा था, देख रहा था मैं ये क्या बच्चे कर रहा है। वो एक दफ़ा इस तरह लेटा है, वो काम कर रहा है, तो इस तरह आसमान की तरफ देखता है, तो ऊपर से जहाज़ लंघता है, वो हेलीकॉप्टर जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, उसकी तरफ देखता है। तो साथ एक दोस्त बैठा होता है, तो कहता है टोनी व्हाट्स हैपेंड, व्हाई यू, इसको क्यों देख रहे हो। तो वो आगे से कहता है यार मैं इसको देख इसलिए रहा हूँ कि मैं जिस वक्त खुद इस पे बैठा हूँगा तो कैसे महसूस हो रहा होगा। तो आगे से कहता है तुम ठीक तो हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। कि बोलता है यार तुम, बोलता है मैं तो, वो तो ख्वाब देख, वो क्या हुआ कि एक वक्त आया है कि वो उसी जहाज़ में बैठ के जिस वक्त वो न्यूयॉर्क पहुंचता है, तो वो उसी भट्टी जहाँ पे ईंटों की जो इंडस्ट्री लगी हुई थी उसके इर्द गिर्द अपने जहाज़ को घुमाता है तो रोने लग जाता है। उसकी वाइफ उससे पूछती है टोनी व्हाट्स हैपेंड, व्हाई यू स्टार्ट क्राइंग, क्यों रो रहे हो। कहता है यार मैं रो रहा इसलिए कि इस जगह पे मैंने अपना ख्वाब देखा था कि एक वक्त आएगा मैं जहाज़ पे बैठूंगा, तो वो ख्वाब आज मेरा पूरा हो गया। फिर वो आगे से शहर में जाता है, तो वहाँ पे गाड़ियों की बड़ी जी वहाँ पे रश बनी होती है, बढ़िया गाड़ियाँ स्टॉप होती हैं, बड़े लोग। वो बोलता है यार ये गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं। बोलता है ये आज जो है ना आपकी स्पीच सुनने के लिए जो है ना ये 10 लाख लोग आपकी स्पीच सुनने के लिए आए। तो उसका एक लेक्चर जो है वो 10 लाख डॉलर पाकिस्तानी 27 करोड़ का 1 घंटे का लेक्चर होता है। वो बिलियनजेयर बना है। तो कोई भी शख्स है उसकी बेस ग्रास से ही है। मैं आपको हमेशा इस सिस्टम को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ कि क्योंकि इसमें आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ये ईगो जो आप पाल रहे हो, इसमें जो है ना आपकी लाइफ जो है वो तबाह हो रही है। ये आप पैराशूट से जो छलांगे लगा रहे हो, ये कोई कामयाबी की जो है ना साइंस नहीं है। दुनिया में ऐसे हुआ ही नहीं है कि कोई पैराशूट से ऊपर से उसने जंप मारा है तो जी वो कोई कहीं भी ऐसे नहीं हुआ। तो आपको यार, आप लोगों को शर्म नहीं आती। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, वहाँ पे आप जिस वक्त पैसे, यहाँ पे अब आखिर में क्या होगा, आपकी इज्जत क्या होगी। यहाँ पे पैसे मांगने के लिए आ जाएंगे। अब आप, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं 18 गाड़ियाँ लेके आपके पास भीख मांगने के लिए आऊँ कि जी मुझे, मेरे हालात बड़े ख़राब हैं, मेरे मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं, तो सोचें आपकी क्या इमेज रह जाएगी। ये कैसी इज्जत है, मेरी समझ में तो नहीं आ रही। तो काइंडली इसको स्टॉप करो। ये जो है ना आपके लिए, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसकी विजन को सपोर्ट करो। वो लीडर के साथ भी ज्यादती हो रही है, वो पैसे लगा रहा है, वो पैसे तो पूरे करेगा। तो इंशाल्लाह जी वीडियो बहुत लंबी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद जी।